अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मरीज़ जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो गया है या उसमें इन्फेक्शन हो गई है या उसमें कोई पेन वगैरह का सिलसिला हो रहा है या कोई भी मर्ज़ है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उसमें मरीज़ को कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसे अफराद जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, अगर वो इन हदायत पर अमल करेंगे तो वो काफ़ी हद तक जो है उनका ये मर्ज़ ठीक हो सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुका है या उसमें इन्फेक्शन है, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिनके अंदर जिंक होता है। ठीक है ना जी। वैसे तो जिंक जो है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन जैसे तिल हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आम मिल जाती है, और तिलों के बीज जो होते हैं उनके अंदर जिंक जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसी तरह कद्दू के बीज हैं, उनके अंदर जिंक काफ़ी होता है, लोबिये के अंदर जिंक काफ़ी होता है। तो ये चीज़ें मरीज़ को ज़्यादा खानी चाहिए और हर दूसरे चौथे दिन उनको अपनी खुराक के अंदर जो है इनको शामिल करना चाहिए। उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, ये जो है हमें बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये ज़रूर मरीज़ को अपनी खुराक के अंदर शामिल करना चाहिए और डेली खुराक के अंदर इनको लेना चाहिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमें मछली से और दूसरी जो समुद्री ग़िज़ा है उसमें से हमें मिलता है ख़ास तौर पे। और वो लोग जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला होता है उनको चाहिए कि वो हर दूसरे तीसरे दिन फ़िश जो है उसको ज़रूर खाएं। ख़ास तौर पे जो ठंडे पानी की फ़िश होती है, और जैसे सालमन है और हेरिंग है, मैकरल है, टूना फ़िश है, इस तरह की मछलियाँ जो हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन से भी मरीज़ बचता है, उसकी इनलार्जमेंट भी ज़रा स्लो होती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है उससे मरीज़ काफ़ी हद तक जो है वो बच सकता है। नाज़रीन, इसमें जो गिरीदार मेवे होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज जिनको हम कहते हैं, अलसी का तेल है, कैनोला ऑयल है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सोयाबीन जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ों के लिए, कि वो जिसे लोबिया भी आप कह सकते हैं। लोबिया के जो बीज हैं उनको आप ज़रूर दूसरे चौथे दिन जो है अपनी खुराक में शामिल करें। और इसके बाद आता है विटामिन सी वाली चीज़ें। विटामिन सी वाली चीज़ें जो हैं वो भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं, कैंसर से महफूज रखती हैं। ये विटामिन सी जो है ये चाहे सब्ज़ियों में हो, फलों में हो, जैसे ब्रोकोली है, गोभी है। हालांकि कुछ लोग इनको बड़ी आम सी सब्ज़ी समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है उन लोगों के लिए जिन प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, तो और जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुकी है। अगर वो विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइकोपेन्स होते हैं। ये ग़िज़ा जो होती है, इस तरह की चीज़ें जो खाने पीने में यूज़ होती हैं, उनमें एक कैरोटीनॉइड एक मादा होता है जो कि उन सब्ज़ियों को या फलों को कलर देता है। ठीक है ना। और ख़ास तौर पे ये जो सुर्ख रंग के फल होते हैं या सब्ज़ियाँ होती हैं उनके अंदर लाइकोपेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि टमाटर है, सुर्ख रंग के जो फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, जैसे टमाटर है, तरबूज है, खुबानी है, गुलाबी अंगूर है, गाजर है, और अमेरिकन अखरोट है, आड़ू है। ये चीज़ें जो हैं ये लाइकोपेन से भरपूर होती हैं और हमारी जो सेहत के लिए भी और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती हैं। बीटा सिस्टीरोल्स एक ऐसी चीज़ें होती हैं, एक ऐसा केमिकल है
जो कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और फलों के अंदर पाया जाता है, और ये भी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पेशाब में तेज़ी लाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है और उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके अंदर एवोकाडोस है और कद्दू के बीज हैं, गंदम है, सोयाबीन है, अमेरिकन अखरोट है, कैनोला ऑयल है और पिस्ता है, बादाम है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को और उसकी सोजश को और उसकी इनलार्जमेंट को कम करती हैं। इसके बाद आइसोफ्लावन जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और उसको तक़वियत देती है, और ये सबसे ज़्यादा जो है ये सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, सोया मिल्क के अंदर, और सोया का जो दही बनता है उसके अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा ये चने और मोटी सीम जो होती है, तोफ़ो जो होती है, पिस्ता, मूंगफली, और इनके अंदर ये ज़्यादा आइसोफ्लावन जो है वो पाया जाता है, और इनको अपने इस्तेमाल में ज़्यादा रखना चाहिए। इससे ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड के मर्ज़ के दौरान या उसकी इनलार्जमेंट के दौरान नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है रेड मीट जो होता है, सुर्ख गोश्त जो होता है वो नहीं खाना होता है। इससे जो है बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग डेली गोश्त खाते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के बढ़ने का रुझान जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ज़्यादा हो गया हुआ है, बढ़ गया हुआ है, तो गोश्त से परहेज़ किया जाए। इसमें बड़े गोश्त से और छोटे गोश्त से भी परहेज़ किया जाए, और उसके मुतबादल जो है वो वाइट मीट जो है वो आप ज़्यादा लें, जैसे फ़िश है और चिकन वगैरह जो है ये थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दूध की। चूँकि एनिमल फैट जो है वो किसी भी शक्ल में ऐसे मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। दूध और दही, लस्सी और पनीर और दूध से बनने वाली बाकी जो अशिया हैं उनसे मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए, और काफ़ी जो है और उससे भी मरीज़ को बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और ये स्टिमुलेट करती है, इसको इरिटेट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो इससे भी बचना चाहिए। चाय भी कम लेनी चाहिए। शराब जो है उससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। इससे जो है पेशाब बहुत ज़्यादा बनता है, यानी उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए नुकसानदेह होती है। और चौथे नंबर पे आते हैं नमक जो है, नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत कम यूज़ करें अपनी खुराक के अंदर, कि ये चीज़ गुर्दे के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, ये एक हल्का सा जायज़ा था कि कौन सी चीज़ें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के दौरान खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का तल्लक है तो इसका इलाज करवाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर इलाज के साथ साथ आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, तो आप बहुत जल्द उस मर्ज़ से आपको निजात मिल सकती है। और कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की तरफ उसका रुझान जा रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं। इब्तदाई स्टेज पे अपनी डाइट को कंट्रोल करके, अपनी खाने पीने की अशिया को कंट्रोल करके और परहेज़ करके आप काफ़ी हद तक जो है वो इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है, या उसमें इन्फेक्शन हो गई है, या आपको बार बार पेशाब आता है, या उसमें कोई ब्लड आ रहा है, या पस आ रही है, या प्रोटीन आ रही है, तो नाज़रीन इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें कॉल करके, मेल करके या मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको जो है मुनासिब जवाब दूँगा और आपकी रहनुमाई करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।